तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है वो आपके पास क्या आता है, हाउ टू यूज जेएस इन एचटीएमएल। तो टॉपिक डाल लीजिए, हाउ टू यूज जेएस इन एचटीएमएल। मेरे पास एचटीएमएल फाइल है भाई, ठीक है, मुझे इसके अंदर जेएस को यूज करना है। सर ठीक है, क्या बोला सबसे था पहले सर? हाउ टू यूज? जेएस इन एचटीएमएल। तो अगर आपको जेएस को एचटीएमएल में यूज करना है तो हमारे पास वही तीन तरीके हैं जो आपको स्क्रिप्ट को यूज करने के लिए होते हैं, सॉरी स्टाइल को यूज करने के लिए होते हैं। इनलाइन, इंटरनल और आपका एक्सटर्नल। ठीक है भाई, ये तीन तरीके होते हैं जिसकी मदद से आप जेएस को यूज कर सकते हो। किसके अंदर? जावा एचटीएमएल के अंदर। ठीक है भाई, तो वन बाय वन इसको देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बटन है, क्योंकि जेएस में आप इंटरेक्टिविटी की बात करते हो। ठीक है भाई, सीएसएस तो आप जेएस सीएसएस तो आप उससे लिख लोगे, यूआई तो सीएसएस से बना लोगे, लेकिन इंटरेक्टिविटी की बात आती है वो आपका जेएस से होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया और इसको मैंने लिखा क्लिक मी। ठीक है भाई, सेव किया, इसको मैं ओपन करता हूं। ठीक है भाई, मेरे को क्या करना है, इस पे क्लिक होने पे कुछ आपको शो करवाना है सॉर्ट ऑफ। अभी हमने जेएस तो पूरा पढ़ा नहीं है, बस क्लिक होने पे कुछ हो जाए, कुछ आपको प्रिंट हो जाए उस टाइप का। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं जेएस को। जेएस इंटरेक्टिविटी की बात करता है। ठीक है, रन टाइम में अगर आपको वैल्यू चेंज करनी हो किसी कंटेंट को पूरा चेंज करना हो, रन टाइम में आपको एलिमेंट ऐड करना हो, एलिमेंट को रिमूव करना हो, तो उन सब चीजों के लिए हम जेएस को यूज करते हैं। क्लियर? इसको देखते हैं। जब कभी भी आप जेएस को यूज करना चाहते हो इनलाइन, तो आपके पास यहाँ पे क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे स्टाइल में क्या था, आपका स्टाइल एट्रीब्यूट अवेलेबल था, एग्जैक्टली मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एट्रीब्यूट। याद रखिएगा स्टाइल के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट एक ही था, बट जीएस में आपके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको जानना है तो लिखो ऑन। जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ऑन से रिलेटेड, ये सारे आपके जीएस के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ये ये जो भी आपको मिल रहा है, ऑन क्लिक, ऑन पॉइंटर आउट, ये सारे इवेंट्स है जीएस के। ये क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे, बस जान लो कि एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है। अगर आपको इवेंट के बारे में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं उसको सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ, इवेंट को। इसमें आपके पास एक होता है ऑन क्लिक। अगर यहाँ पे क्लिक हुआ, इस बटन पे आपने क्लिक किया, तो आपको यहाँ पे कुछ शो करवाना है। जब मैंने आपको डेवलपर टूल पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था, पहला जो एलिमेंट होता है वो यूज किया जाता है किसके लिए, एचटीएमएल और सीएसएस के लिए। दूसरा कंसोल जो है ये होता है जेएस के लिए। मैं चाहता हूं कि इस पे क्लिक होने पे यहाँ पे आपको दिख जाए कि बटन क्लिक हुआ है, कुछ मैसेज दिख जाए और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, अगर आपको इस कंसोल के अंदर कुछ भी प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे यूज करोगे कंसोल डॉट लॉग का। ठीक है भाई, ये क्या है इसको बाद में देखेंगे, वैसे ये प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हम डेवलपर एज अ डेवलपर हम बहुत यूज करते हैं इसको, जावास्क्रिप्ट के बेसिक डेवलपर्स। और मैंने यहाँ लिख दिया आपका बटन क्लिक। ठीक है भाई, अब सेव किया, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो आपका यूआई दिख गया। जो भी आपको दिख मतलब आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट आपको डिजायर मिल गया। क्लियर? तो ये आपके पास है इनलाइन जेएस। इनलाइन सीएसएस के ड्रॉबैक्स क्या क्या थे? इनलाइन सीएसएस के
ड्रॉबैक्स क्या क्या थे भाई? बार बार लिखना पड़ता और मल्टीपल और ऑनलाइन में अगर किसी कुछ पूछना हो तो पहले मैसेज कर देना या हैंड राइज कर देना। ऋषभ शर्मा ड्यूकेट आईडी मेंशन करो, अदरवाइज मैं वेटिंग में डाल दूंगा। अगर आप ऑनलाइन सॉरी इनलाइन सीएसएस यूज कर रहे हो तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था? टैग वाइज कोड डुप्लीकेसी होगी। जो मुझको इसके अंदर लिखना है उसको मुझे मल्टीपल टैग्स में यूज करना है, तो मुझे इस कोड को बार बार लिखना पड़ेगा, पहला। दूसरा नुकसान क्या था भाई? आप यहाँ पे जेएस की सारी फंक्शनैलिटी यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये दूसरा नुकसान था। तीसरा नुकसान आपके पास ये था कि हो सकता है कि आपको बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसका यूज करके आपको कुछ आउटपुट में दिखाना, जैसे डॉम मैनिपुलेशन टाइप्स, बहुत रेयरली आप उसको कर पाओगे, मल्टीपल नहीं कर सकते, सिंगल हो जाएगा, मेंटेन करने में दिक्कत आएगी, ठीक है, रीडेबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे इनलाइन जेएस को यूज नहीं करते हैं। जब आपको लगता है कि पूरे पूरे उसमें एक ही है तो लगा दो, लेकिन मल्टीपल के लिए कर रहे हो तो ये बेटर अप्रोच नहीं है, ठीक है भाई। तो इनलाइन जेएस को यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। बहुत जगह आपको मिलेगा ऐसा लिखा हुआ, लेकिन पूरे पेज में इक्के दुक्के मिलेगा आपको टैग में, ऐसा नहीं कि पूरे मिल जाएगा सब में, ठीक है भाई, क्लियर? तो ये था आपका इनलाइन जेएस। इसमें बस आपको ऑन नाम से जितने भी एट्रीब्यूट्स आपको मिल रहे हैं ना, वो सारे जेएस के जनरली, और ये सारे इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स के एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। वो क्या है उसको बाद में देखेंगे। दूसरा, अगर मुझे इंटरनल जेएस को यूज करना हो, जैसे हमारे पास स्टाइल था, स्टाइल क्या था? टैग था या एलिमेंट बोल लो, एग्जैक्टली ऐसी हमारे पास स्क्रिप्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके अंदर जैसे स्टाइल के अंदर हम सीएसएस का कोड लिखते थे, इसके अंदर हम जेएस का कोड लिखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से यही console.log, और यहाँ पे लिख दिया मैंने आपके पास इंटरनल जेएस, ठीक है। तो जैसे ये प्रोग्राम लोड होगा, टॉप टू बॉटम आएगा, लोड होगा, वैसे ये आपका डायरेक्टली आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहले तो बटन के क्लिक होने पे हो रहा था, अब ये डायरेक्टली लोड हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर? इसके बाद लास्ट जो आपके पास है वो है एक्सटर्नल जेएस। जैसे आपके पास एक्सटर्नल सीएसएस होती थी, वैसे आपके पास एक्सटर्नल जेएस भी होता है। इसमें आप एक फाइल बनाओगे, script.js नाम से बनाया मैंने फाइल, और यहां पे मैंने console.log, वही मैंने यहां लिख दिया आपका एक्सटर्नल जेएस, ठीक है। ये एक दूसरी फाइल है, क्लियर भाई? तो मुझे इसको यूज करना है, तो यूज करने के लिए इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे, वहां पे हम लिंक यूज करते थे ना स्टाइल के लिए, यहाँ पर स्क्रिप्ट ही यूज होता है। बस यहाँ पे एक फर्क ये है, एसआरसी, ठीक है भाई, और कुछ नहीं। फिर यहाँ पे पाथ दूंगा, पाथ आपका रिलेटिव हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर नीड, जैसा आपको रखना है। सेव किया, आपका ये लोड हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये तीन तरीके हैं जिसकी मदद से आप जेएस को यूज कर सकते हो। तीनों तरीके वैलिड है। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एक्सटर्नल को, इंटरनल को भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं करते, बहुत यूज करते हैं इंटरनल को, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं एक फंक्शनैलिटी बना रहा हूं, वो एक पेज के लिए है, तो आप इंटरनल यूज कीजिए, बट वही चीज मल्टीपल पेज के लिए है तो एक्सटर्नल यूज कीजिए, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन राइज होता है कि भाई मैं तो बॉडी में यूज कर रहा हूं, क्या मैं इसको हेड में यूज कर सकता हूं? तो जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है। इशू आपको समझ में आएगा जब मैं आपको डॉम मैनिपुलेशन पढ़ाऊंगा।
डॉम मैनिपुलेशन के कारण ही ज्यादातर सारे जो डेवलपर्स हैं वो बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट को लिखते हैं बॉटम में। जब आप कोई टेम्पलेट डाउनलोड करोगे तो हमेशा जो स्क्रिप्ट मिलता है बहुत सारा पार्ट स्क्रिप्ट का वो बॉटम में ही होता है। ठीक है, चाहो तो आप इसमें स्क्रिप्ट में यहाँ पे भी डाल सकते हो, हेड के अंदर भी लिख सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, लेकिन इश्यूज आते हैं जनरली उस चीज के लिए यहाँ पे लिखा जाता है, बेसिकली डॉम में इशू आता है। ठीक है, इसीलिए बॉटम में ज्यादातर लिखते हैं। मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्यूशन को आप अप्लाई कर सकते हो। डॉम मैनिपुलेशन में जो इशू आ रहा है, अगर आप उसे बॉटम में लिखते हो तो इशू नहीं आता, लेकिन हेड में लिखते हो तो आपको इशू आता है। आप हेड में रख के ही उस इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी बताऊंगा जब मैं डॉम पढ़ाऊंगा। क्लियर? चलो ठीक है। इन तीनों में कोई डाउट ऑनलाइन में? क्लियर भाई? जिस किसी को भी पूछना हो तो भाई पहले मैसेज कर लेना, तब मैं आपका माइक ऑन कर लूंगा। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? जैसे आपका सीएसएस है वैसे ही आपका इंक्लूड करने का तरीका है। बस वहां पे आपके पास यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट होता था, यहाँ पे आपको मल्टीपल है अलग अलग के अकॉर्डिंग। इंटरनल में आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, वहां स्टाइल लिखते थे, उसके अंदर हम जेएस का कोड लिखेंगे, वहां पे सीएसएस का कोड लिखते थे भाई। एक्सटर्नल में हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं और उस फाइल में हम जेएस का कोड लिखते हैं। जो कोड हम स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं एग्जैक्टली वही कोड मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। सीएसएस को भी हेड में यूज करो। सीएसएस हेड में ही यूज होता है। क्लियर भाई? कोई डाउट किसी को? तो ये था आपके पास तीन तरीके थे। इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप करते करते बहुत कुछ सीखोगे। अब यहाँ पे मैं पूरे आपके जब तक आपका कोर्स चलेगा तब तक मैं एक्सटर्नल फाइल ही बनाऊंगा इसमें। ठीक है भाई? चलो फिर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ फंडामेंटल डॉट जेएस नाम से। याद रखिएगा ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने इस पे सही से काम कर लिया वो आने वाली क्लास में बैठा रहेगा, बाकी गायब हो जाओगे। जो मैं फंडामेंटल डॉट जीएस फाइल बनाता हूँ ये आपका कोर है। ये आपको सिखाएगा कैसे आपको कोड को लिखना है, कैसे आपको लॉजिक को बिल्ड करना है। जिसने इस फाइल को ढंग से पढ़ लिया वो आने वाली क्लासेस में बैठा रहेगा, बाकी गायब हो जाओगे। या फिर आप रिव्यू डालोगे कि सर को कुछ नहीं आता, ये भी होगा। तो इस फाइल को जितना हो सकता उतना पढ़ लेना, जितना रटना उतना रट लेना, क्योंकि इसके बाद इस फाइल के बाद आप जेएस की फंक्शनैलिटी पढ़ोगे, उसमें आपको मैं कोडिंग नहीं करवाऊंगा। यहीं पे आप जितने लॉजिक बिल्ड करना चाहते हो इस फाइल की मदद से कर सकते हो। सबसे पहले आपका कोड स्ट्रक्चर है, उसके बाद आपका वेरिएबल्स है, उसके बाद डेटा टाइप है, इंट्रैक्शन के लिए है, टाइप कास्टिंग है, बेसिक ऑपरेटर जो ऑपरेटर होते हैं वो है, उसके बाद कंडीशनल ब्रांचिंग इफ एल्स आता है, स्विच केस भी वही पार्ट है, नल कोलिशन ऑपरेटर है, लूप्स है, फंक्शंस है। ये सारा आपको मदद करेगा आप कैसे कोड लिखोगे। एडवांस तो इसके बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा अगर आप इसको ढंग से पढ़ लोगे तो आने वाली क्लास में जब आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा तो आप इजीली कर लोगे। अगर आपने इस फाइल को ढंग से नहीं पढ़ा या जो मैंने बोला उतना कोड आपने नहीं करा तो याद रखिएगा या तो आप इस क्लास से गायब हो जाओगे या तो फिर आप दूसरी क्लास ढूंढोगे किसी और ट्रेनर की। और मैं इस टाइम पे सुनाता ही बहुत हूँ भाई। फिर मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं कि इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा।
आपको मिला नहीं है क्या? आपके पास सिलेबस नहीं है? तो भाई जाके चेक, आपको आपसे जिसने एडमिशन लिया होगा ना भाई, जिसने आपको उससे मांग लो भाई कंटेंट। या फिर वहां पे ड्यूकैट की वेबसाइट में जाओ, वहां पे आपका नोड जेएस का फुल स्टैक का पूरा है आपका कंटेंट, वो देख लो, जो आपका कोर्स है डाउनलोड कर लो भाई वहां से। क्लियर भाई? तो टॉपिक डाल लीजिए कोड स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट, सेमीकोलन एंड कमेंट। लास्ट तक विजिबल है ना भाई? डन भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन सबने लिख लिया भाई? याद रखना सब लिखना, नहीं लिखोगे तो नुकसान आपका ही है, मेरा नहीं है, मैं साफ कह रहा हूं। जो लिखेगा उसको याद रहेगा, जो नहीं लिखेगा उसको याद नहीं रहेगा। दिक्कत बाद में आएगी, अभी नहीं। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसे लिखते चलना, कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट नोट हो गया, उसको लिख लेता हूं मैं। ये आपका रिवीजन में मदद करेगा, नहीं तो फिर आप डॉक पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो। अगर आपको जेएस का कोड लिखना है तो कोड लिखने के लिए कुछ होते हैं आपके पास तरीके। उसमें सबसे पहला आता है स्टेटमेंट, दूसरा आता है आपका सेमीकोलन, तीसरा आता है कमेंट। कोड में लिखने के लिए, कोड लिखने के लिए तीन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना भी आप कोड करोगे इसमें ये तीन चीज हमेशा मिलेगी। पहला आपका स्टेटमेंट, दूसरा आपका सेमीकोलन, तीसरा आपका कमेंट्स। स्टेटमेंट होता क्या है? मैंने यहां पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। अगर आप इसको देखो, ये एक वैलिड सिंटैक्स है। किसका? जावास्क्रिप्ट का। जो भी एक वैलिड सिंटैक्स होगा जावास्क्रिप्ट का, उसको कहा जाता है स्टेटमेंट। ठीक है भाई? जो कंसोल डॉट लॉग आपने कुछ वैल्यू आपने पास करी उसके अंदर, इसकी मदद से आप आउटपुट में कुछ शो करोगे। राइट भाई? मैं इसको दिखाता हूं, मैं यहां पे इसको इंक्लूड करता हूं, सेव किया, आपका हेलो वर्ल्ड। ठीक है भाई? अब अगर इसको देखो तो वो इसकी मदद से आ रहा है। राइट भाई? ये एक वैलिड सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है? एक स्टेटमेंट है जिसकी मदद से आपको आउटपुट में हेलो वर्ल्ड मिल रहा है, इसी को कहते हैं स्टेटमेंट भाई। आप कुछ भी लिखो जावास्क्रिप्ट में जो कि वैलिड हो, सिंटैक्स है वैलिड, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। कुछ भी लिखो, आप यहाँ पे वेरिएबल बनाओ, आप यहाँ पे ऑपरेटर को यूज करो, आप यहाँ पे लूप्स यूज करोगे, आगे फंक्शन बनाओगे, वो सारा आपका एक इसमें स्टेटमेंट के अंदर आता है। ठीक है भाई? दूसरा आता है सेमीकोलन। जब आप कोई स्टेटमेंट लिख लेते हो, नॉर्मली अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात को, नॉर्मली मैंने पूरा स्टेटमेंट लिख लिया, एक वैलिड सिंटैक्स आपका लिख चुका हूं मैं। अब मुझे क्या करना है? लाइन को एंड करना है या फिर स्टेटमेंट को एंड करना है, अपने कंपाइलर इंटरप्रेटर को बताना है कि मेरा स्टेटमेंट जो था इतना ही था। ठीक है भाई? एक वैलिड जो स्टेटमेंट था, एक जो टास्क परफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट एक टास्क परफॉर्म करेगा। अभी आप यहाँ पे आउटपुट करवा रहे हो, ये भी आपका एक टास्क परफॉर्म कर रहा है। हर एक चीज टास्क परफॉर्म करेगी, टास्क मतलब वर्क जो आप करवाना चाहते हो। ठीक है भाई? तो यहां पर अगर आपके पास एक टास्क पूरा परफॉर्म हो चुका है आपके अकॉर्डिंग, कि हाँ भाई ये वैलिड था, इतना ही था इसका काम, तो उसके बाद मुझे बताना है कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को कि भाई टास्क इतना ही था। अब आप इसके बाद जो आगे लिखोगे या कुछ भी लिखो, वो टर्मिनेटेड, आगे कुछ नहीं लिखना, खत्म हो चुका है टास्क आपका।
उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सेमीकोलन को। सेमीकोलन बताता है लाइन का एंडिंग। ठीक है भाई, अब लाइन एंड हो चुका है। क्लियर? सेमीकोलन का क्या काम होता है? लाइन का मतलब जो स्टेटमेंट है उसका एंड ऑफ स्टेटमेंट बताता हूं। बट इन जावास्क्रिप्ट आपका जो सेमीकोलन है वो ऑप्शनल है। एक केस में, अगर आप एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हो तो, जैसे मैं एक लाइन, ये आपका 10 नंबर लाइन है, इसमें मैंने कंसोल डॉट लॉग ही लिखा और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये आपका प्रिंट यहाँ पे हो रहा है, मैंने बस एक लाइन में लिखा है इसे। मैं अगर इसको कॉपी करूं और उसके बाद दोबारा से कंसोल डॉट लॉग लिख दूं, अब मैं एक लाइन में दो टास्क परफॉर्म करवा रहा हूं। अगर आप एक लाइन में एक ही टास्क परफॉर्म करवा रहे हो तो सेमीकोलन मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है इन जावास्क्रिप्ट। बट अगर आप एक लाइन में दो, एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करवा रहे हो तो सेमीकोलन मैंडेटरी है। मैंने इसको सेमीकोलन लगाया, अब देखो एरर गॉन, आउटपुट में आपका आ गया। मैं इसको नहीं लगाता, कंसोल इज अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, नहीं जानता कंसोल के बारे में। एक सेकंड रुको। ओके, तो अगर आपके पास एक लाइन में एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हो तो आपको वहां पे सेमी कॉलन लिखना मैंडेटरी है। अब आप बोलोगे सर मैंने यहाँ तो यूज नहीं किया, इसके बाद मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा ना, तो इग्नोर मारो। ठीक है भाई, क्लियर? कोई डाउट? बट अगर मैं मल्टीपल यूज कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलन को हटा सकता हूं। अब आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। क्लियर? जनरली जब हम काम करते हैं तो एक लाइन में एक ही टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जब हम कोड लिखते हैं, एक इसका कोड का मिनीफाइड वर्जन होता है। ठीक है, उसमें आपको वहां पे सेमीकोलन मिलेगा हर लाइन पे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जस्ट लाइक मैंने इसको हाइड किया। कोई सी भी बूटस्ट्रैप का ले लेते हैं, गेट बूटस्ट्रैप। इसको कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट किया। भाई बातें मत करना। एक बार अगर मैंने अगर बोल दिया ना तो मैं अंदर आने नहीं दूंगा। एक टास्क, सेमीकोलन, सेमीकोलन, ये भी आपका पूरा एक टास्क होगा। ये पूरा यहां से यहां तक जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरा आपके पास यहाँ पे जो जहां जहां सेमीकोलन है वहां का एक टास्क का मतलब है आपका ये। जहां जहां आपको सेमीकोलन दिखाता हूँ मैं, फाइन सेमीकोलन लिख लेता हूँ। ये लाइन एंड की बात करता है। अगर आपने एक लाइन पे मल्टीपल वो लिखे हुए हैं तो ये लिखना कंपलसरी है। ठीक है भाई, क्लियर भाई? कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है? अमन आवाज आ रही है भाई? अमन आवाज आ रही है?
ओके डन। तो ये आपके पास हो गया दो दो स्टेटमेंट। आपका सेमी कॉलन भी हो गया, इन दोनों में कोई डाउट? सेमी कॉलन और आपके पास स्टेटमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कमेंट। हमने कमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था इन HTML क्यों यूज करते हैं। बस मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूं कि कमेंट को यूज करने के तरीके कितने हैं। अगर आप JS में यूज कर रहे हो, अगर आप JS में कमेंट को यूज कर रहे हो तो उसमें दो तरीके होते हैं। अगर आप HTML में यूज करो तो इन आप सिंगल लाइन हो या मल्टी लाइन हो, दोनों को लिखने के लिए सेम ही होता है ना भाई। अगर आप CSS में यूज कर रहे हो तो सिंगल लाइन हो या मल्टी लाइन हो, दोनों को सेम तरीके से किया जाता है। बट आप यहाँ पे JS में आपको दो अलग अलग तरीके मिलते हैं सिंगल लाइन और मल्टी लाइन के लिए। अगर आप सिंगल लाइन कमेंट लिख रहे हो तो दो ऐसे लिखो बस। लेकिन अगर आपको मल्टी लाइन लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। क्लियर भाई? तो इन दो तरीके से आप यहाँ पे कमेंट को लिख सकते हो। जो आपको यहाँ पे सारे दिख रहे हैं ना, ये मल्टी लाइन वाले ही हैं। ठीक है, क्लियर भाई? ये दो तरीके हैं आपके पास कमेंट को लिखने के, और कुछ नहीं। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? अपूर्व यादव भाई, ड्यूकेट आईडी मेंशन करो। पूछो। सर, पूछो। ये पूछ रही हूँ कि सारी लाइंस में ये एस्ट्रिक रहेंगे, मल्टी लाइन में? मल्टी लाइन में सारी मल लाइन पे एस्ट्रिक रहेंगे। ओके सर, थैंक और कोई डाउट किसी को? यू। आगे बढ़े भाई। तो ये था आपके पास किस क्या क्या चीजें होती हैं जब आप यूज करते हो, क्या कोई भी कोड करते हो ना, वहां पे तीन चीज हमेशा होंगी: स्टेटमेंट, सेमीकोलन और कमेंट। ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है जब आप कोई भी कोड लिखोगे। क्लियर? चलो फिर, यहां तक क्लियर है ना भाई सबको? नेक्स्ट आपके पास है वेरिएबल, इसको लिख लीजिए। सब कुछ लिखिएगा इसमें जो भी लिखा हुआ है। चंदन यादव, अपूर्व यादव, Yes, sir. भाई अपनी ड्यूकेट आईडी मेंशन करो। Okay, sir.
कोई भी अगर ऑनलाइन आता है तो अपनी ड्यूकेट आईडी मेंशन करना कंपलसरी है। लिख लिया भाई? चलो फिर स्टार्ट करते हैं आगे। क्या होता है वेरिएबल, कोई बताएगा? बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ी होंगी आपने। डेटा स्टोर करने के लिए होता है, और बताते जाओ भाई। यूजर डिक्लेयर करें क्या? और कोई भाई? हाँ भाई। मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, और वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और बताओ भाई, लास्ट में जो हंस रहा है, बता भाई। नहीं, पीछे वाला ब्लू शर्ट, बताओ। आवाज नहीं आ रही भाई यहां तक मुझे। खाना खा के नहीं आया क्या? नहीं पता? आप तो जावा पढ़ रही हो, पाइथन पढ़ रहे हो ना, पढ़ ली। वेरिएबल क्या होता है उसमें? उसके एड्रेस को स्टोर करे? कहाँ पे, किस जगह पे स्टोर होता है डेटा आपका? कहाँ पे डेटा स्टोर होता है आपका? मेमोरी, कौन सी मेमोरी में? मेमोरी कौन सी मेमोरी? कितनी प्रकार की हमारे पास मेमोरी होती है? रैम में स्टोर होता है। आवाज नहीं आ रही। रैम और रोम। तो रैम कौन सी टाइप की मेमोरी होती है? वो तो उसका फुल फॉर्म हो गया ना। तो हमारे पास दो टाइप्स की मेमोरी होती हैं। कौन कौन सी टाइप की मेमोरी होती है? हाँ भाई। वो तो नहीं होता। टाइप ऑफ मेमोरीज। Volatile or non-volatile something. So कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में तुमसे किसी ने पूछा कि टाइप्स ऑफ मेमोरी कौन कितनी होती हैं, तुम ये बताओगे हीप और स्टैक कौन कौन सी होती हैं? स्टैक और हीप वो किसके अंदर आता है? जेवीएम का कहाँ पे डेटा स्टोर होता है? जेवीएम क्या होता है? क्या करता है वो काम? तो वो डेटा जो एलोकेट होती है वो कहाँ पे स्टोर होता है फिर? कहाँ कहाँ पे डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, कौन सी मेमोरी में होता है? वो छोड़ दे, पार्ट्स छोड़ दे, रोम में होता है। 2 GB के रैम में ना अपना पबजी चलाइयो, और 4 GB के रैम में चलाइयो, फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ेगा? 2 GB रैम में क्यों लैक होगा? रोम में स्टोर हो रहा है ना, तो 64 GB भी तो होती है साथ में हमारे पास। तो फायदा क्या फिर रैम का? तुम 8 GB रैम का लैपटॉप ले रहे हो, क्या फायदा उस रैम का? क्यों यूज कर रहे हो उसे? इसलिए मैंने पहली क्लास में बोला था फंडामेंटल पढ़ लो, इंटरव्यू बाहर।
तुमसे इतनी बारीक बारीक चीज पूछी जाएगी ना जो तुम्हें आता भी नहीं होगा। मैंने इसीलिए कहा था फंडामेंटल पढ़ लो भाई। मैं तुमसे टाइप्स ऑफ मेमोरीज पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ पे वो पूछ रहे हो। दो होते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी। प्राइमरी में आता है रैम, सेकेंडरी में आता है रोम। रैम हटा दे तेरा लैपटॉप चल जाए तो बता दियो, रोम को हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। जरूरत पड़ती है उसकी क्योंकि सॉफ्टवेयर तो वहीं इंस्टॉल होगा, बट रैम होता है जिससे तुम्हारा स्पीड चलती है। जो तुम कहते हो ना 2 GB वाले रैम में लैग कर रहा है पबजी, 4 GB वाले मस्त चल रहा है, वो रैम के कारण होता है। चलो फिर बात करते हैं इसकी। लिख लिया सबने? इसको लिख लिया था ना? चलो फिर बात करते हैं। वेरिएबल अगर आपसे फ्रेशर लेवल पे अगर कोई पूछता है ना वेरिएबल क्या है, तो सिंपल सी बात है, आप बोल सकते हो वेरिएबल इज अ कंटेनर। बात मत करना भाई। वेरिएबल इज अ कंटेनर इन विच वी कैन स्टोर द डेटा एंड इट इज यूज्ड टू रीयूज द वैल्यू एट रन टाइम। वेरिएबल का मेन यूज होता है कि मैं रन टाइम में उसको रीयूज कर सकूं उस वैल्यू को, इसीलिए मैं वहां पे यूज करूंगा वेरिएबल को। ये फ्रेशर लेवल की बात होती है। क्या आपने, किसने बोला वेरिएबल क्या होता है? आपने बोला एक कंटेनर होता है जिसमें जाके डेटा स्टोर होता है, ठीक है, और उस वैल्यू को मैं बार बार जितना मन करे 10 बार 15 बार 20 बार उतने बार रीयूज कर सकूं। बट एक्चुअली में क्या होता है वेरिएबल, उसको समझते हैं। मान लो मैंने यहां पे लिखा फर्स्ट नेम और मैंने इक्वल टू में दीपक लिखा, ठीक है भाई, इसको कहते हैं वेरिएबल, है ना भाई। और ये हो गया आपका डेटा। आईटी इंडस्ट्री में डेटा ही है और कुछ नहीं है। तो ये आपका डेटा है, मुझे इसको स्टोर करके रखना है ताकि मैं रन टाइम में इसको रीयूज कर सकूं। मेरे को बार बार हर जगह दीपक लिखने की जरूरत ना पड़े, मैं फर्स्ट नेम लिखूं तो मुझे दीपक मिल जाए। मेरा मेन कंसर्न ये है। बट एक्चुअली में कैसे ये स्टोर होता है, कहां पे ये स्टोर होता है, उसकी बात करते हैं। और कैसे ये बनता है, क्या है सिस्टम। जब कभी भी आप कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट को लिखते हो, सिंटैक्स को लिखते हो, तो सबसे पहले आपका जावास्क्रिप्ट का जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर है, आपका V8 इंजन जो क्रोम का है, स्पाइडर मंकी आपका फायरफॉक्स का है आई गेस, तो सबसे पहले इस डेटा को देखा जाता है। फिर उसके हिसाब से डेटा को चेक करने के बाद इसका टाइप निकाला जाता है। ये दूसरा टाइप, टाइप क्या होता है उसे इग्नोर मारो अभी, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज चेक की जाती है कि मैक्सिमम ये जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो, जिस टाइप का ये डेटा होगा, वो सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। उसके बाद इसकी मैक्स, मान लो ये 4 बाइट का डेटा स्टोर करेगा, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 4 बाइट्स की है, ठीक है भाई। तब ये क्या करेगा, रैम के पास जाएगा। जब कभी भी कोई भी आपका प्रोग्राम रन होता है उस टाइम पे रैम यूटिलाइज होता है, उस टाइम पे रैम यूटिलाइज होता है। अगर आपका कोई डेटा है जिसको लॉन्ग टाइम के लिए आपको यूज कर रखना है, तो आप उसको रोम में स्टोर कर सकते हो। जैसे बहुत सारी वीडियोस होती हैं, हम उसको लाइफ टाइम जब मेरा मन करे खोला, देखा, बंद करा, शट डाउन करा लैपटॉप, मेरा तभी भी रहता है वो आपका रोम में रहता है, रीड ओनली मेमोरी। एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होता है आपका प्राइमरी मेमोरी। इसी पे ही सारे टास्क कैलकुलेशन होते हैं आपके, वही है जिम्मेदार आपका। इसीलिए आप, आपके पास मान लो आपका 4 GB रैम था, आप सही नहीं चल रहा, तो आप 8 GB अगर तो मस्त चलने लग जाता है। वो इसलिए चलने लग जाता है क्योंकि उसमें स्टोर करने की कैपेसिटी डबल है। हो सकता है जब आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो तो उसको करने से पहले कुछ ऐसे वेरिएबल्स हो जिसको आपके रैम में स्टोर किया जाता है। एग्जाम्पल में पबजी, जो भी आप गेमिंग उसको ले लो, 2 तरीके की आप यूज करते हो। एक होते हैं वेरिएबल्स जिसको हम, जैसी आपका बूट होता है एप्लीकेशन, हम उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि उसको बाद में मैं रीयूज कर सकूं।
एक होते हैं जो रन टाइम में आप वेरिएबल क्रिएट करते हो। दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें पता चल गया ये 4 बाइट का डेटा स्टोर करेगा ये, इसकी जो कैपेसिटी है वो 4 बाइट की है। तो फिर क्या होगा, फिर ये जाएगा रैम के पास। रैम के पास होते हैं दो पार्ट, हीप और स्टैक। ये जाएगा हीप के पास। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सारे हीप के अंदर स्टोर होते हैं। वेरिएबल का जो डेटा होता है वो सारा हीप के अंदर स्टोर होता है। ठीक है भाई। और हीप में देखेगा लगातार 4 बाइट की लोकेशन ही अवेलेबल है कि नहीं। खाली एक ब्लॉक, यहाँ पे 1 बाइट को मैं सिग्निफाई कर रहा हूं, ये टोटल आपका 4 बाइट का हो गया लेट्स से। और फिर यहाँ पे दीपक नाम का इसमें जाके डेटा स्टोर हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ बाइनरी। बाइनरी में डेटा स्टोर होता है, पता है ना। चलो अब मान लिया जाए कि आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई अपना घर बताइयो, आपने बोला घर है मेरा अर्थ में। सिंपल सी बात है, कोई आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। आपको अपने घर का एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस कौन प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना भाई। एक आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग आपका घर आपने लीज पे ले रखा है गवर्नमेंट से, जब मन करे तब तोड़ देंगे। पता है लॉ? नहीं पता? पता कर लेना। इसीलिए भाई देखा होगा ना योगी बाबा, वो तोड़ते रहते हैं हर किसी के घर, उन्हें कोई बोल पाता। तो ऐसे ही आपके पास जो एड्रेस है वो आपका फिजिकल एड्रेस जो आप लिखते हो वो है। ऐसे ही जब कभी भी कोई डेटा स्टोर होता है ना हीप के अंदर, वो भी किसी ना पर्टिकुलर लोकेशन में स्टोर होता है। आपको उसके बारे में पता ही नहीं रहेगा कभी जिंदगी में। अगर मान लो 1 GB रैम में 100 एड्रेसेस हैं, तो 8 GB मल्टीप्लाई कर दो, 800 एड्रेसेस हैं। और आपको ये नहीं पता कि आपका जो डेटा होगा किस एड्रेस पे सेव होगा। मान लो पहले आपने एक्स मान लिया, एक एड्रेस सेव हुआ था। दोबारा आप चलाओगे ना प्रोग्राम को, तो हो सकता है वो वाई एड्रेस पे सेव हो, आपको खुद ही याद नहीं रहेगा। तो इसका जो एड्रेस होता है वो बेसिकली 64 बिट होता है ना, उसमें होता है हेक्सा कोड नहीं होता, उस फॉर्मेट में इसका आपके पास एड्रेस होता है। उसको याद रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम क्या करते हैं, इस एड्रेस का एलियासेस बनाते हैं और उसी को कहते हैं वेरिएबल। लेट्स से मेरा एक्स नाम का एड्रेस था जो कि ये पूरा डेटा स्टोर कर रहा है, तो इसको पॉइंट करेगा ये वाला वेरिएबल जो आपने यहाँ पे नाम दिया। इसको ये कहता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, बस ताकि आप इसको पहचान सको, जान सको। इनडायरेक्टली आप इसको लिंक करेगा ये, और जब कभी भी आप फर्स्ट नेम को हिट करोगे ना तो ये हिट होगा इनडायरेक्टली। जैसे आप डोमेन हिट करते हो, इनडायरेक्टली आपका आईपी हिट होता है। डोमेन से आईपी गेट की जाती है ना, और आईपी के थ्रू आपको डेटा दिखता है वेबसाइट का, वही चीज यहां पर है। तो फर्स्ट जो आपका वेरिएबल होता है वो एक एलियासेस होता है उस एड्रेस का, उस एड्रेस का जहां पे डेटा स्टोर होता है, वो उस एड्रेस को पॉइंट करता है। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर इसको गेट कर सकते हैं? नहीं, जावास्क्रिप्ट में नहीं कर सकते। सी में करना है कर सकते हो, C++ में करना है कर सकते हो, लेकिन आप इससे वो एड्रेस फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। ये होता है। क्लियर भाई? दूसरा नाम, इसीलिए कह रहा हूं भाई टर्मिनोलॉजी याद रख लो। एलियासेस का मतलब होता है दूसरा नाम भाई। जैसे तुम्हारा नाम दूसरा नाम है, तुम्हारा पहला नाम ह्यूमन बीइंग ही हो तुम, दूसरा नाम तुम्हारा जो तुम्हें बुलाया जाता है, पहले तुम लड़के ही हो लड़की हो, दूसरे में तुम्हें जो नाम से बुलाया जाता है वो है, उसे हम एलियासेस कहते हैं। क्लियर भाई? एलियासेस का मतलब ही दूसरा नाम होता है। बस ये है कि इसको बार बार मत पूछना, याद तो रहना चाहिए। अब जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूं उसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि कंपनी में टर्मिनोलॉजी चलती है भाई। एलियासेस बताइए इसका क्या हो रहा है, इसका एड्रेस बता, इसका ये बता,
अगर आपको पता होगा कि वो क्या बात करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको टर्मिनोलॉजी पता होगी तो। अदरवाइज आप बोलोगे सर होता क्या है ये बता दो, फिर वो आपसे मजे लेगा, बताएगा जरूर लेकिन मजे पक्का लेगा। इसलिए कह रहा हूं भाई टर्मिनोलॉजी याद करते चलो साथ साथ में। याद रखना जब तक मैं जेएस पढ़ाऊंगा तब तक आपको यूआई से कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा, जब तक मेरा डॉम ना आ जाता। ये मत बोलना सर समझ में नहीं आ रहा बैकएंड में क्या चल रहा है। अभी आप जो सीखोगे जावास्क्रिप्ट में वो सारा बैकएंड सीखोगे, फ्रंट एंड नहीं सीखोगे। फ्रंट एंड आपका डॉम से स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, क्लियर? चलो फिर, तो ये आपका है वेरिएबल। क्लियर है भाई वेरिएबल? कोई डाउट किसी को ऑनलाइन में? क्लियर है भाई? किसे कहते हैं वेरिएबल, समझ में आया? वेरिएबल को बेसिकली यूज किया जाता है कि जो मैं डेटा उसके अंदर रखूं उसको मैं मल्टीपल टाइम यूज कर सकूं। उसका मेन पर्सपेक्टिव ये रहता है, जब कभी भी आपको लगे कि मेरे पास कोई डेटा है जिसको मैं मल्टीपल टाइम यूज करना चाहता हूं, तो आप उसके लिए बना दो वेरिएबल। ठीक है भाई, क्लियर? वेरिएबल स्टोर होते हैं हीप के अंदर, एक स्टैक भी होता है, एक स्टैक भी होता है। उसको हम फंक्शन के लिए यूज करते हैं। जब आप टास्क की बात करोगे, कोई फंक्शनैलिटी की बात करोगे, वो आपका तब यूज होता है, कब? जब आप फंक्शन यूज करोगे। स्टैक जब कभी भी कोई डेटा स्टोर होगा आपके रैम के अंदर, वो आपका हीप के अंदर ही होता है। क्लियर? कोई डाउट भाई? लिख रहे थे क्या उसे, डायग्राम बना रहे थे क्या? फिर ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट नेम है ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, अगर आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, ठीक है, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो पीएचपी को छोड़ के, तो हम ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और देन उसकी वैल्यू को पास करते हैं, जो हमें वैल्यू स्टोर करना है। तो अगर आपको कोई भी वेरिएबल को बनाना है, डिक्लेयर करना है, तो आप यूज करोगे वैर, लेट और कॉन्स्ट। जो रिपीट करेगा भाई मैं से पूछूंगा भी, टेंशन ना लो। वैर, लेट एंड कॉन्स्ट, ये तीन तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। वैर को बोला जाता है ओल्ड स्कूल, पुराने जमाना। ठीक है भाई, लेट और कॉन्स्ट को बोला जाता है मॉडर्न स्कूल, नया जमाना। ठीक है, नया स्कूल टाइप्स वो। क्लियर भाई? तो चलो फिर पहले वैर को देखते हैं, फिर लेट को देखेंगे, फिर कॉन्स्ट को देखेंगे। मुझे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो मैं कैसे करूंगा? लिखूंगा वैर फर्स्ट नेम। अगर आप इतना लिखते हो, अगर आप ओनली इतना ही लिखते हो तो आप वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप इक्वल टू में जाके कोई वैल्यू दे रहे हो तो इसका मतलब आप डिफाइन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? डिफाइन कर रहे हो। वेरिएबल को डिक्लेयर एंड डिफाइन में दोनों एक साथ कर रहा हूं अभी। अगर मैं इतना ही लिख दूं तो भाई यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, इसे डिक्लेयर करना बोलते हैं। डिफाइन में आप इक्वल टू के बाद वैल्यू दोगे भाई। क्लियर? कोई डाउट? अगर आपको रन टाइम में कोई वैल्यू चेंज करने से, फर्स्ट नेम है मेरा दीपक लिखा हुआ था, मुझे इसकी जगह में कुछ और वैल्यू पास करना है रन टाइम में, बाद में, मतलब रन टाइम का मतलब बाद में, इक्वल टू में मैंने लिखा यहाँ पे जॉन, तो मैं ये काम कर सकता हूं। मैं इसको आपको लॉक करके भी दिखाता हूं। फर्स्ट नेम जॉन आ गया, मैंने पहले पास क्या किया था? दीपक। मैं इसको क्लोज करता हूं तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? दीपक। इसे कहते हैं री इनिशियलाइज करना या रीडिफाइन करना। ठीक है भाई, अगर आप एक वेरिएबल है उसके अंदर पहले से कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है और फिर उसको बाद में आप उस वैल्यू को ओवरराइड कर रहे हो, उसे हम री इनिशियलाइज कहते हैं या रीडिफाइन कहते हैं। क्लियर भाई? चलो फिर, अब जो ये वैर है, सिंपल सी बात है,
ये तो भाई ओल्ड स्कूल है, तो प्रॉब्लम तो होंगी इसमें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का इशू, वो क्या है समझते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट नेम, वैल्यू में दीपक लिख दिया। मैंने अभी इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। मैं इसे लॉक करता हूं आपका फर्स्ट नेम, और इसको प्रिंट आउटपुट में देखते हैं दीपक आ रहा है। क्या एरर आना चाहिए कि पहले आपको फर्स्ट नेम को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये एक जावा का एरर है। एक्चुअली करता क्या है ये, जब कभी भी आप इस तरीके से कोई सिंटैक्स लिखते हो नॉर्मली, तो सबसे पहले आपका जावास्क्रिप्ट चेक करता है कि जो आपने यहाँ पे नेम लिखा है वेरिएबल का, क्या ये पहले से डिक्लेयर है कि नहीं है। नहीं है भाई। अगर पहले से डिक्लेयर होता, हो सकता है पहले से डिफाइन होता, ये भी होता। मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा था उस टाइम पे। फिर अगर ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है तो जावास्क्रिप्ट इसके आगे लगा देता है वैर, कंसीडर करता है कि ये आपका एक वेरिएबल है, डिक्लेयर नहीं हुआ तो मैं कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, इसीलिए आपके पास यहाँ पे एक इशू आता है बार बार। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे एरर मिलेंगे आपको। ठीक है, आप जैसे बढ़ते जाओगे आगे कुछ ना कुछ आपको एरर मिलेंगे, और अगर आपको उसको सॉल्व करना है तो भाई उसने बोला कि मैं एरर तो रिजॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको एनहेंसमेंट दूंगा। ठीक है, जिसकी मदद से आप उस एरर को डिटेक्ट कर सकते हो, या फिर उसको सॉल्व करना है तो वो कर सकते हो। मैंने बोला कि अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है तो उसे डिफाइन नहीं करना चाहिए, आपको डायरेक्ट एरर दिख जाए। उसके लिए आप यहाँ पे यूज करोगे, एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है आपका यूज स्ट्रिक्ट। ये एक मोड है जिसकी मदद से आप जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का जो एरर है उसको कुछ हद तक आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूं ऊपर, इसको याद रखिएगा, हमेशा टॉप में यूज कीजिएगा, फर्स्ट लाइन पे यूज स्ट्रिक्ट, हमेशा टॉप पे यूज कीजिएगा यूज स्ट्रिक्ट को। अगर आप मान लीजिए अभी तो ये सारे कमेंटेड कोड है, मैं नॉर्मल कोड के नीचे इसको यूज करूंगा तो कभी वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये आ जाएगा एरर, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे चलता हूं और अब यहाँ पे आगे लगाता हूं वैर। कूल। तो इसका मतलब जब तक आपका वेरिएबल डिक्लेयर ना हो तब तक आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते, अगर आप यूज स्ट्रिक्ट यूज कर रहे हो तो। बहुत सारे आप अगर टेम्पलेट डाउनलोड करोगे तो वहां पे यूज स्ट्रिक्ट टॉप में मिलता है, वो जनरली उसकी जो खामियां हैं, जो इश्यूज है, उसको दिखाने में मदद करता है। ठीक है भाई, क्लियर? कोई डाउट, किसी कुछ पूछना है भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ये है जावास्क्रिप्ट का एरर। किसका एरर भाई? जावास्क्रिप्ट का एरर। अब मैं वैर का इशू बताता हूं। यहां तक क्लियर है ना? ऑनलाइन में यहां तक क्लियर है? मान लो मेरे पास एक वैर फर्स्ट नेम लिखा मैंने, इक्वल टू में दीपक है। मुझे इसको कांस्टेंट बनाना था। पहला केस, मान लो मैंने ऐसी वैल्यू ली है, ऐसी वैल्यू दी है जिसके बिहाफ में मैं कोई प्रोग्रामिंग कर रहा हूं और वो वैल्यू कोई भी चेंज ना कर सके। ठीक है भाई, बट वैर के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि रन टाइम में आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, है ना भाई? तो ये पहला इश्यू आता है वैर के साथ, कि वैर के साथ आप क्या कर सकते हो, रन टाइम में वैल्यू चेंज कर सकते हो, आप उसको कांस्टेंट नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और पहले से ही कोई वैर नाम से वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, उसमें कोई वैल्यू आपके सीनियर ने ऐड करी होगी और उसके बिहाफ पे कोडिंग करी होगी, आप आए और वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी, बाद में वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी। हो सकता है जो डिजायर आउटपुट पहले मिल रहा था वो बाद में ना मिले, है ना भाई? तो उस केस में ये पहला इशू इसके साथ आता जो मैंने देखा है।
और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, वो आगे पढ़ते रहोगे। दूसरा और एक मेजर इशू क्या है, रीडिक्लेरेशन का। मैं इसे अभी, इसको मैंने कॉपी किया एंड इन दोनों को मैं कमेंट करता हूं। अगर मैं इस वेरिएबल को देखूं, जो मैंने वेरिएबल बनाया है अकॉर्डिंग टू किसी और टेक्नोलॉजी का, देख लो C++ देख लो, जावा देख लो, पाइथन में मैंने पढ़ा काम नहीं किया तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है। PHP में तो वैर डिक्लेयर करने का होता ही नहीं है, तो भाई रन टाइम में जितनी बार करना कर सकते हो, कांस्टेंट भी होता है उसके अंदर। वैसे अगर आपके पास कोई वेरिएबल है उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, C++ जावा में यही होता है। अगर मैंने इसको रीडिक्लेयर किया तो एरर आना चाहिए, मतलब पहली बार जो मैंने वेरिएबल का नाम दिया था, डिक्लेयर किया था, उसको दोबारा मैं ना दे सकूं, है ना भाई। बट यहाँ पे वैर के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपने एक बार किसी वेरिएबल का नाम दे दिया विद द हेल्प ऑफ वैर, तो बाद में दोबारा सेम नाम से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। डिफाइन तो दूर, डिक्लेयर कर सकते हो, डिफाइन तो हो जाता है। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे लॉक करता हूं। मैंने लिखा फर्स्ट नेम और यहाँ पे मैंने लिख दिया जॉन। ये क्या करेगा, वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, प्रीवियस वैल्यू क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। तो ये बेसिकली जनरली इसके अंदर इश्यूज आते हैं। पहला, आप इससे कांस्टेंट नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरा, रीडिक्लेरेशन। क्लियर, कोई डाउट भाई? तो वैर के अंदर दो इश्यूज आते हैं और इन्हीं दो को इश्यू को लेके आगे बढ़ते हैं लेट और कॉन्स्ट पे। करें भाई? क्लियर, चिंता मत करो, लिखवाऊंगा मैं आपको पॉइंट। अभी पहले इन तीनों को देख लो। पहले था रीडिक्लेरेशन का, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल अब किस नाम से बना रहा हूं, लेट से बना रहा हूं। लेट मैंने लिखा फर्स्ट नेम दीपक, ठीक है भाई। और मैं इसको लॉक करता हूं, आपका फर्स्ट नेम। सेव किया, आउटपुट में आपका दीपक आ गया, कूल, सही है। अगर मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी हो दीपक की, तो मैं रन टाइम में कर सकता हूं, बिल्कुल हाँ। लेट में आप जैसा वैर है वैसे ही आपका लेट भी होता है, बस एक चीज को छोड़ के जो अभी बताऊंगा मैं आपको। रन टाइम में आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो अगर आप किसी भी वेरिएबल को लेट से डिक्लेयर करते हो। बट आप यहाँ पे एक चीज जो आपको वैर में इशू है रीडिक्लेरेशन का, वो ये आपका वर्क कर जाता है। अगर आप कोई भी वेरिएबल लेट से बना रहे हो, ठीक है, तो आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। इसका ये फायदा है, और ही फायदे हैं ब्लॉक्स को व्लॉक्स को, वो आगे का टॉपिक है। बट इसका पहला फायदा जो है वो ये है, इसीलिए ज्यादातर जितने भी मॉडर्न डेवलपर्स हैं वो लेट और कॉन्स्ट यूज करते हैं, ना कि वैर। अगर आप रिएक्ट में देखोगे तो वहां पर लेट और कॉन्स्ट मिलेगा, एंगुलर में जाके देखोगे तो हमें लेट और कॉन्स्ट मिलेगा, ठीक है भाई। लेकिन आपको यहां पर वो चीज नहीं मिलेगी, वैर नहीं मिलेगा। क्लियर, कोई डाउट? तो पहला इश्यू जो था वो ये सॉल्व कर देता है, क्या, आपका वेरिएबल को रीडिक्लेयर होने से। ये भी वही काम कर रहा है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो आपका वैर कर रहा था। कुछ मान अनुभव ये बोलेंगे सर इसको वैर से बना देते हैं, फिर वैर लगा लेते हैं, डिक्लेयर तो इससे भी कर सकते हैं। एक बार कोई वेरिएबल आपने लेट से डिक्लेयर कर दिया, चाहे वैर बनाओ चाहे कॉन्स्ट बनाओ, वो डी डिक्लेयर होगा ही नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे कीवर्ड जो ये आपका कहलाता है, ये कीवर्ड कहलाता है, रिजर्व वर्ड कहलाता है, क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी इसके बारे में कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, राइट भाई। तो इसको चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार अगर लेट और कॉन्स्ट से आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वो रीडिक्लेयर नहीं होता, ठीक है भाई। क्लियर, समझ में आया? चलो जी, ऑनलाइन में क्लियर है भाई? कोई ऐसा उसको ना समझ में आया हो? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर, वैर और लेट में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका वो है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट भी लेट जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि एक बार अगर आपने कोई वेरिएबल
जब बनाते समय आपने कोई वैल्यू असाइन कर दी तो पूरे लाइफ टाइम तक, ठीक है, जब तक इसका वजूद रहेगा आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है भाई, मैंने लिखा यहाँ पे लेट सॉरी कॉन्स्ट आपका फर्स्ट नेम इक्वल टू में दीपक। याद रखिएगा अगर आप कोई भी मान लो लेट और वेर लिखा आपने, उसमें अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो ना तो दिक्कत नहीं होती थी, डिफाइन आप बाद में करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कॉन्स्ट जब आप बनाओगे तो वहां पे आपको डिक्लेयर प्लस डिफाइन दोनों एक साथ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपको एरर मिलेगा भाई। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे अंडरलाइन मिल रहा है, एरर वाला मिल रहा है आपको, वो चीज मिलेगी। आपको हमेशा इसमें डिफाइन करना ही पड़ेगा, और एक बार जो वैल्यू डाल दी उसकी वैल्यू को कभी भी आप ओवरराइट नहीं कर सकते, मतलब री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, उसे रीडिफाइन नहीं कर सकते। तो मैं लिखा फर्स्ट नेम इक्वल टू में जॉन। कोई ये बोलेगा सर यहाँ तो एरर तो आ ही नहीं रहा है ना, वो यहाँ पे एरर नहीं दिखता, एरर आपको दिखेगा यहाँ पे असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे इसकी मदद से आप क्या बना सकते हो, कांस्टेंट बना सकते हो। मतलब अगर आपने एक बार कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और डिफाइन किया तो उसकी वैल्यू को आप रन टाइम में कभी भी चेंज नहीं कर सकते, कभी भी में कभी भी आता है। ठीक है भाई, क्लियर। लेट और वेर में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं रीडिक्लेरेशन की, तो ये भी सपोर्ट नहीं करता रीडिक्लेरेशन, तो मैंने इसे कॉपी किया एंड पेस्टेड। ठीक है, लेट की तरीके का ही है आपका कॉन्स्ट भी, बस एक फर्क है कि यहाँ पे आप कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कांस्टेंट बनाना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास ऐसी वैल्यू है जो रन टाइम में वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट वर्क करता है रन टाइम एनवायरनमेंट पे। ठीक है भाई, क्लियर। ये आपका सी सी प्लस प्लस जावा की तरह नहीं है, ये रन टाइम एनवायरनमेंट पे काम करता है। क्लियर, तो ये था आपके पास कॉन्स्ट। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उसको लिखना चालू कीजिए। और ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन वैर लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, सबसे पहले लिखिए वैर, और वैर में सबसे पहला पॉइंट, वैर हैज नो ब्लॉक स्कोप, नो ब्लॉक स्कोप। इसको हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, बस लिख लो where has no block scope। दूसरा, इसी में आगे लिखो सॉरी, where has only functional scope, where has only functional scope। where के पास कोई भी अपना ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, where के पास अपना ओनली एंड ओनली फंक्शनल स्कोप होता है। वो क्या है, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, जब वहां पे हम लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है भाई, उसके बाद दूसरा, वी कैन redeclare the variable name in var। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन reinitialize the value of a variable। कोई भी आपके पास वेरिएबल है, आप उसे बाद में रीइनिशियलाइज, रीडिफाइन या वैल्यू को ओवरराइट करना हो तो कर सकते हो। ठीक है भाई, उसके बाद लास्ट पॉइंट इसका, वी कैनॉट make constant variable in var।
नेक्स्ट आपका लेट और उसके पॉइंट्स चालू। लेट में सबसे पहला पॉइंट आपका है लेट हैज ब्लॉक स्कोप। लेट के पास अपना ब्लॉक स्कोप होता है। दूसरा पॉइंट, वी कैन नॉट, वैर में क्या लिखा था, वी कैन ना री डिक्लेयर, वी कैन लिखा था ना, ठीक है। लेट में आपके पास वी कैन नॉट री डिक्लेयर we cannot redeclare the variable name in let। ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट, we can reinitialize, we can reinitialize the value of a variable in let। in let। next point भाई, we cannot make constant variable in let। अब कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में पहला पॉइंट, ब्लॉक स्कोप मतलब सब कुछ होता है। पहला पॉइंट इसमें वही है जो ऊपर आपके पास लेट में था, कॉन्स्ट हैज ब्लॉक स्कोप। कॉन्स्ट हैज ब्लॉक स्कोप। दूसरा, we cannot redeclare, we cannot redeclare the variable name in const। अगर आपने एक बार कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है तो लेट और कॉन्स्ट में आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। डन, आगे बढ़े। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वी कैनॉट री इनिशियलाइज, we cannot reinitialize the value of a variable in const। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, we can make constant variable, we can make constant variable in var, sorry const, in const। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, whenever we are creating a variable, whenever we are creating a variable with const, कीवर्ड्स आपने लिखना तो लिख सकते हो, कौन सा अगर समझ में आया तो बेस्ट है। we have to initialize, we have to initialize, if we don't then error occurs। इसका मतलब जब कभी भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो कौन से, कि कहां से करना है, whenever we are creating या declaring a variable name with const, we have to initialize the value of, जो भी कांस्टेंट आप बना रहे हो, the value, if not then error occur। जब कभी भी आप कोई कांस्टेंट बना रहे हो तो आप उसको डिक्लेयर के साथ साथ आपको डिफाइन भी करना कंपलसरी है।
अगर आप नहीं करोगे तो एरर आएगा। ठीक है भाई, क्लियर? तो ये था आपके पास लेट, वेर और कॉस के बारे में डिफरेंस, और ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। यकीन नहीं होता तो दे लो इंटरव्यू, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? आगे बढ़े तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी? हमने यहाँ पे लेट, कॉस्ट और वेर पढ़ लिया। शांत हो जाना भाई, फिर बात कर रहा भाई। उसके बाद हम बात करते हैं, मैं इसको कल बताऊंगा आपको, इसको मैं आज बताऊंगा, वेरिएबल नेमिंग। जब कभी भी आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो, कोई भी वेरिएबल बनाते हो, अगर आप उसको, जो नेम है वेरिएबल का जो आप डिक्लेयर कर रहे हो, उसे मीनिंगफुल नहीं रखते तो दिक्कतें आपको आएंगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जब कभी भी आप कोई भी वेरिएबल बनाओ तो उसको मीनिंगफुल बनाओ। फायदा क्या है? जब कभी भी कोई भी वेरिएबल बनता है ना, वो इस बिहाफ पे बनता है कि उसके अंदर डेटा क्या जाएगा। तो डेटा के बिहाफ पे आपका वेरिएबल का नेम होना चाहिए। ठीक है, और वो मीनिंगफुल होना चाहिए कि आप जैसे उस वेरिएबल को पढ़ो, उसका नाम पढ़ो, आपको समझ में आ जाए कि वो वेरिएबल करेगा क्या। इसका रियल टाइम एग्जांपल इसलिए है, अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया XYZ नाम से, और आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर वैल्यू डाल रहे हो कुछ भी, ठीक है, अगर मैं आपके उस कोड को किसी और को दिखाऊं कि भाई बताना भाई इसमें क्या लिखा, क्योंकि कोड को रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है, तो वो समझ नहीं पाएगा कि उसके अंदर डेटा किस टाइप का जा रहा होगा, क्या डेटा जा रहा होगा। इसीलिए हमेशा वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, वो आपके लिए भी है। अभी आपने XYZ नाम से बना लिया, अभी तो याद है मैं क्यों बना रहा हूं, 2 साल बाद, 1 साल बाद, या 5 महीने या 2 महीने के बाद भी दोबारा कोड को देखो समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्यों लिखा है। तो इसीलिए जब कभी भी कोई वेरिएबल बनाओ तो मीनिंगफुल बनाओ, उसका नाम मीनिंगफुल रहे। इससे आपकी कोडिंग पे भी निखार आएगा, और साथ साथ में आप एक्सपीरियंस डेवलपर बनने की राह पे आगे बढ़ जाओगे। अदरवाइज आपको हर कोई ये बोलेगा, चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, चाहे 5 साल का क्यों ना हो, आपसे बोलेगा कुछ नहीं आता इसे। और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वेरिएबल का नाम। ठीक है भाई, दूसरा, अगर आप कोई भी वेरिएबल का नेम बना रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो वेरिएबल को, तो जो नेम होगा वो होगा कैमल केस में। ये जावास्क्रिप्ट का कन्वेंशन है। कैमल केस में क्या होता है इसको समझते हैं। मैंने लिखा लेट, मैं लिखा फर्स्ट और नेम, मेरे पास यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, फर्स्ट और नेम। मैं अगर इन दोनों को साथ में लिख रहा हूं, ऐसे नहीं लिखता मैं। जावास्क्रिप्ट में जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है उसको हमें एन को कैपिटल रखना पड़ता है। सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर हम उसे क्या करते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। इसे कहते हैं कैमल केस, ताकि आप 2 वर्ड को सेपरेट कर सको, आपको पता चल जाए कि आप इस जो वेरिएबल बना है वो 2 वर्ड की मदद से बना हुआ है। इसे कहते हैं कैमल केस। मैं लिखा दीपक। और एक होता है स्नेक केस, जो कि जनरली PHP यूज करता है, वो इस तरीके से होता है। इसमें सारे वर्ड्स आपके क्या होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे, और इसमें आपका FIRST फर्स्ट और नेम, सही था ना, स्पेलिंग गलत है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका क्या कैपिटल में है, इसको कहते हैं आपका कैमल केस। जावास्क्रिप्ट में जितना भी कोड आप देखोगे, अभी तो आप वेरिएबल बना रहे हो, कल को आप फंक्शन बनाओगे, क्लास बनाओगे, ठीक है भाई, अपना कस्टम बनाओगे ना भाई, उस केस में कैमल केस ही लिखा मिलेगा आपको। बस क्लास में होता है कि फर्स्ट लेटर भी जो आपका होता है स्टार्टिंग का, वो भी कैपिटल में होता है। अगर आप कोई कांस्टेंट बना रहे हो जो कन्वेंशन माना जाता है, उस केस में आप क्या करो, आप सबको कैपिटल लिखो, ताकि आप बता सको कौन सा वेरिएबल है और कौन सा कांस्टेंट है। मतलब मैं यहां पे अगर लिखूं लेट, मेरे को अगर लिखना है फर्स्ट नेम,
या एज लिख लेता हूं लेट्स से, या पाई 3.14 होता है ना वैल्यू इसकी। तो ये आपके पास है। अगर मैं कोई भी कांस्टेंट बना रहा हूं, मैंने इसको लेट से लिखा हुआ है, मैं कौन से लिख देता हूं इसे। अगर मैं किसी भी वेरिएबल को कौन से बना रहा हूं, ठीक है, तो उसको हमेशा कैपिटल में लिखिए, ताकि आपका अलग अलग आपको कैटेगराइज हो जाए कौन सा आपका कांस्टेंट है, कौन सा आपका नॉर्मल वेरिएबल है। वेरिएबल के केस में आप कैमल केस यूज कीजिए, स्नेक केस कभी भी आप नहीं देखोगे जावा के कोड में, हमेशा आपको कैमल केस ही मिलेगा। स्नेक केस को देखना है तो पीएचपी पढ़ लो, उसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और अगर आपके पास मान लो आपके पास दो वर्ड है, मैंने लिखा कॉन्स्ट, यहां लिखा मैंने फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अगर आप दो वर्ड हैं, कैपिटल लेटर लिख रहे हो सारे, तो उसको अगर अलग अलग दो वर्ड को सिग्निफाई करना है, बताना है, तो आप अंडरस्कोर यूज कीजिए। ठीक है भाई, क्लियर? कोई डाउट? एक और चीज बता दूं, यहाँ पे स्मॉल लेटर और कैपिटल दोनों अलग अलग हैं, केस सेंसिटिव है वेरिएबल का नाम। ठीक है, अगर आप यहां देखो तो ये फर्स्ट नेम, मैं इसको पूरे कॉपी करता हूं, पेस्टेड, अभी एरर आ रहा है, मैं इसको स्मॉल लिख देता हूं। तो यहाँ पे दो अलग अलग क्या है, वेरिएबल है, इसे कहते हैं केस सेंसिटिव। क्लियर भाई? कोई डाउट? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगर कोई डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ लो, बाकी करेंगे कल। किसी कुछ पूछना है भाई?